हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास पर चर्चा कर ही रहे हैं। उसमें आज हम प्राचीन भारत के इतिहास की विकास और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जिसको कहते हैं और जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इन तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे। इन दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या हम लोग के पीटी का क्वेश्चन इससे कितने बन सकते हैं। हमारे हिसाब से पीटी का क्वेश्चन इस पोर्शन से कभी कभी बनाया जाता है, हड़प्पा सभ्यता से हमेशा एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आपके लिए पीटी का क्वेश्चन तो पीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। आप छोटे से ये 25 मिनट का वीडियो देख करके आप इस पीटी का क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। तो नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्लियर बीपीएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अपडेट होगा यहाँ पे दे दिया जाता है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो 2 दिन से हम लोग हिस्ट्री का प्राचीन भारत के इतिहास शुरू कर लिए हैं। दोनों दिन का हम इंट्रोडक्शन का क्लास ले चुके हैं और उसके बाद हम लोग जो इतिहास जानने का, जो प्राचीन भारत के इतिहास जानने का जो सोर्स है उसकी चर्चा कर चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखें तो हम आई कार्ड में वीडियो डाल दे रहे हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं सीधा टॉपिक पे बात है कि टॉपिक पे एक है कि हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के। तो इतिहास में इसका जो देखेंगे कि जिसका कोई लिखित साक्ष्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो एवं पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। उदाहरण के लिए पाषाण काल, इस काल में पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी ऐसा माना जाता है। ये कोई ऑथेंटिकेट नहीं है, ठीक है। इसके बाद होता है कि इस काल को, प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में कौन कौन से भाग में बांटते हैं? तो पहला है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में हम लोग चलेंगे तो देखेंगे कि भारतीय पूरा पाषाण को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर और औजार के स्वरूप, हम बात कर रहे हैं पत्थर और औजार के स्वरूप, पत्थर और औजार के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर हम लोग इसको 3 भाग में बांटे हैं। तो देखते हैं कि ये क्या है पूरा पाषाण काल। तो इस काल का अवशेष पंजाब के सोहन नदी घाटी, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश, नर्मदा घाटी भोपाल के पास भीमबेटका नामक शैल चित्र से प्राप्त हुआ है। तो पूरा पाषाण काल का यहाँ अवशेष है। पूछता भी है कि सोहन नदी घाटी कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में। भीमबेटका कहाँ पे है? तो भोपाल के, जो ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, आपको पता होना चाहिए। नर्मदा घाटी आप लोग को पता होना चाहिए। ये आप नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताइए आप लोग कि नर्मदा घाटी, आप तैयारी कर रहे हैं तो नर्मदा घाटी का आप लोग को पता होना चाहिए। बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश में बता दिए। अब देखते हैं कि इस काल में मानव जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। भोजन के लिए शिकार, कंदमूल पर निर्भर रहना पड़ता था और अग्नि के प्रयोग से वो लोग अपरिचित थे। अग्नि का प्रयोग नहीं जानते थे, इसलिए उनको कच्चा मांस खाना पड़ता था। आगे देखते हैं कि इस काल में मानव शिकारी के साथ साथ खाद्य संग्रह करता था और पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है। कब की बात कर रहे हैं? पूरा पाषाण काल की। अब हम जैसे बताए हैं कि इसके स्वरूप, इसके जो पत्थर और औजार के स्वरूप तथा जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में पहले देखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल प्रारंभ से लेकर के 1 लाख बीसी तक। बीसी हम समझा चुके हैं। जो आदमी बीसी नहीं जानते हैं वो हमारे जाकर के इंट्रो वाला वीडियो देखें। इंट्रो वाले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं बीसी और एडी क्या होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। तो इस काल का प्रारंभ का साक्ष्य जो है सोहन नदी घाटी में दिया जाता है। सिंधु नदी की सहायक नदी घाटी है, इससे प्राप्त हुआ है। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे सोहन संस्कृति क्या है, किस काल से संबंधित है? तो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। वैसे पूरा पाषाण काल, इस काल में पेबुल, चॉपर तथा चॉपिंग उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। अब पेबुल क्या होता है? तो पेबुल पत्थर के वो उपकरण होते हैं जो पानी के बहाव में रगड़ा खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं, जिसको हम पेबुल को कहते हैं। चॉपर जो होता है बड़े आकार वाला उपकरण होता है जो पेबुल से ही बनाया जाता है, जिसको चॉपर कहते हैं। और चॉपिंग उपकरण द्विधारी होता है, दोनों साइड से, जैसे ब्लेड भी होता है, जैसे भाला होता है, उस तरह का होता है। तो चॉपिंग उपकरण द्विधारी होते हैं, अर्थात पेबुल के ऊपर दोनों किनारों के छील कर उसमें धार बनाई गई होती है, जिसको हम लोग चॉपिंग कहते हैं। तो ये तीनों आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल में 3 है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। इस काल में फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है पीटी के पॉइंट से। इस काल में औजार का निर्माण अच्छे क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। तो ये
पूरा पाषाण काल की बात हम लोग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि उच्च पूरा पाषाण काल, इसका काल है 40,000 BC बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 10,000 BC तक। इस काल में ब्लेड प्रकार के पतले पत्थर का पाषाण फलक या पत्थर फलक का जो एक प्रसिद्धि है, इसमें पतले तरह के पत्थर का जो है हथियार बनाया जाता था। तो ये इसके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण काल में हम लोग देखें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण केवल काल के बाद मध्य पाषाण काल आता है। तो मध्य पाषाण काल में 10,000 BC से लेकर के 5,000 BC तक के हम इसमें चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे इस काल में होगा, इस साल नहीं होगा, इस काल में उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया है, इसको माइक्रोलिथ कहा गया है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इस साल नहीं होगा, यह काल होगा, आप लोग करेक्शन कर लेंगे। इस काल के लोग सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। कब? हम मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल हम लोग देख चुके हैं। तो इस काल के लोग सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। राजस्थान के निकट सांभर झील में विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो मध्य पाषाण काल से ही संबंधित रखता है। तो पीटी के साथ साथ मेंस में भी आपको इंपॉर्टेंट होगा। पशुपालन का ज्ञान मध्य पाषाण काल में हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। मानव अस्थि पंजर, जो मानव का अस्थि पंजर है, सर्वप्रथम पाषाण मध्य पाषाण काल के ही मिले हैं। तो सबसे प्रारंभिक साक्ष्य मानव का अस्थि पंजर का जो है मध्य पाषाण काल का ही मिला हुआ है। अब देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरता था। इसका साक्ष्य मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका का जो शैल चित्रकला है, जो शैल चित्रकला मतलब पत्थरों पर उत्कीर्ण किया गया है चित्रकला, उससे मिलता है। तो भीमबेटका के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखेंगे। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रकला को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, तो ये भी याद रखेंगे यूनेस्को का ये पॉइंट। आगे देखते हैं, मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल आता है। तो इस काल की संस्कृति अपने पहले की संस्कृति की अपेक्षा ज्यादा विकसित थी, सबसे पहला पॉइंट है। और यह काल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पीटी प्लस मेंस दोनों में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग तैयार रहें इसके लिए। पीटी और मेंस दोनों की बात कर रहे हैं हम। इस काल में मानव खाद्य पदार्थ की उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादक भी बन गया था। तो कहने का मतलब है इसमें अब खाद्य पदार्थ जो कृषि का उत्पादन भी किया जाने लगा था नव पाषाण काल में। इस काल में मानव कृषि तथा पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था। नव पाषाण काल एक जो परिवर्तनकारी काल था, तो इसलिए इसको मान के चलेंगे। सर्वप्रथम खाद्यान्न की उत्पादन भी इसी काल में प्रारंभ हुई, तो इसको इंपोर्टेंट करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जो फिलहाल जहां गेहूं के साक्ष्य मिले हैं इसी काल से संबंधित है, नव पाषाण काल से संबंधित है। उसके बाद प्राचीनतम चावल का साक्ष्य जो है कोल्डिहवा, जो इलाहाबाद के बेलन नदी घाटी में है, वहां चावल के भूसी का साक्ष्य मिला है, जो भी इसी काल का है। हम बात कर रहे हैं नव पाषाण काल की, तो इसी काल के है। तो यह एक मानव के लिए यह काल नव पाषाण काल जो था एक परिवर्तनकारी युग था, परिवर्तनकारी काल था। इस पे आपको क्वेश्चन भी बनाया जाएगा, आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। आगे देखेंगे कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे इसी काल के हैं, नव पाषाण काल के। गुफकराल कश्मीर में स्थित नव पाषाण कालीन स्थल है, जहां अनेक गर्तावास हैं एवं मृत भांड व हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। गुफकराल का मतलब क्या होता है? कुलाल या कुम्हार का गुफा। तो याद रखेंगे यहाँ पे गर्तावास मतलब धरती के अंदर जो है गर्त में जाने के लिए वहां पे बास बनाया जाता था, मिट्टी को खोद करके, पहाड़ को खोद करके बनाया जाता था, जिसको हम लोग गर्तावास कहते थे। तो याद रखेंगे इसको, गुफकराल को। आगे देखेंगे इस काल में बिहार के जो नवपाषाण काल में है, बिहार के सारण जिले में चिरंद से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण एवं हिरण के सिंग के उपकरण मिले हैं। तो याद करेंगे आप लोग का ये 30 मिनट का वीडियो है। आप लोग अगर ये ऑफलाइन में हम ये पढ़ाते हैं, ये क्लास लेंगे तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे का क्लास होगा। तो आप लोग ऐसा ना समझे कि बहुत स्पीड में पढ़ाया जा रहा है, आप लोग पॉज करके रोक रोक करके लिख सकते हैं, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग हिरण के सिंग कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हिरण के सिंग के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार के सारण जिले में स्थित है चिरंद, वहां से प्राप्त हुए हैं। प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुए। अब देखते हैं कि आगे इसका उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्या? आग की उपयोग, क्योंकि पहले लोग कच्चा मांस खाते थे क्योंकि आग नहीं जानते थे। अब आग का उपयोग हो गया है, तो पका के खाने में, ठंड से बचने में बहुत सारा इसका उपयोग होने लगा था।
तो यह मानव जीवन के लिए एक परिवर्तनकारी काल था, नवपाषाण काल। इस काल में पिकली हल, जिसको कर्नाटक कहते हैं, कर्नाटक में राख के टीले मिले हैं जो नवपाषाण काल से संबंधित रखते हैं। तो याद रखेंगे इतना। तो इतना चीज हम लोग नवपाषाण काल पे देखेंगे। नवपाषाण काल पे हम लोग एक प्रश्न की भी चर्चा करेंगे, आपको प्रश्न का उत्तर देना है। अब बात करेंगे महापाषाण काल की। तो महापाषाण काल क्या है कि नवपाषाण काल के बाद जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। पत्थरों के कब्र को महापाषाण कहा जाता है। तो आप लोग महापाषाण से परिचित हो चुके होंगे। महापाषाण क्या है कि नवपाषाण काल के बाद शुरू हुआ और पत्थरों के कब्र को महापाषाण कहा जाता है। उसके बाद है कि इस काल में कब्र में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल, पत्थर, सोने और गहने प्राप्त हुए हैं। तो ये सब कब्र में प्राप्त होने का एकमात्र उद्देश्य है कि उस टाइम में यह धारणा थी कि मनुष्य जो मर जाता है तो उसको जो दफनाया जाता है तो उसके साथ जो है दफनाने के बाद जो स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, तो वहां पे भी इसका उपयोग करता है। इसलिए लोहे के औजार दिया जाता था। घोड़े की सवारी इसलिए दी जाती थी, घोड़े को उसके साथ दफनाया जाता था क्योंकि घोड़े पर सवारी करेगा। पत्थर क्योंकि वो शिकार उकार करेगा और खाना खाएगा। और सोने के गहने जो आभूषण होता है उसके लिए वो दिया जाता था। तो ये कब्र में मिलते थे इस तरह के। उसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल। तो इस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, परंतु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन लिपि जो इस काल का लिपि हुआ करता था वो लिपि अभी तक उपलब्ध नहीं है। किस काल का? आद्य ऐतिहासिक काल का। उदाहरण के लिए सिंधव सभ्यता की बात करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता है, और वैदिक संस्कृति की बात करेंगे। वैदिक सभ्यता की बात करेंगे नहीं, वैदिक काल की बात नहीं करेंगे। वैदिक संस्कृति अभी भी अपाठ्य है। वैदिक संस्कृति के बारे में पूर्ण रूप से अभी तक पता नहीं चला। तो ये है आद्य ऐतिहासिक काल में। हम लोग देखते हैं अब आगे कि पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं का युग प्रारंभ हुआ। इसी युग को ऐतिहासिक काल या धातु युग कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति की गणना इसी काल से की जाती है। पाषाण युग की समाप्ति के बाद जो आद्य ऐतिहासिक काल शुरू हुआ था उसी के काल से की जाती है। ऐतिहासिक काल ऐसा होता है, आद्य ऐतिहासिक काल है, उसके बाद ऐतिहासिक काल भी आता है। ऐतिहासिक की बात करेंगे हम। ऐतिहासिक काल में क्या है कि उसके साक्ष्य भी उपलब्ध है, उसकी लिपि भी पढ़ी जा सकी है, सब कुछ ऐतिहासिक उपलब्ध है, उसी को ऐतिहासिक काल कहते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां। तो इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण और औजार का प्रयोग करते थे, इसी कारण इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तो याद रखेंगे, एक लाइन का परिभाषा है। सर्वप्रथम जिस धातु का उपयोग मनुष्य ने किया था वह है तांबा, लगभग 5000 ईसा वर्ष पूर्व, कहने का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। इस काल की संस्कृतियां, इसको काल करें, इस काल की संस्कृतियां मूलतः ग्रामीण संस्कृतियां थी। जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां थी वो मूलतः ग्रामीण संस्कृतियां थी। तो इसको याद रखेंगे। अब ताम्रपाषाण काल में 2-3 संस्कृतियां भी विकसित हुई थी, जैसे बनास या आहार की संस्कृतियां जो राजस्थान में विकसित हुई थी। तो आहार को तांबावती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा के टुकड़े मिले हैं। तांबा नहीं मिलता है, तांबा के टुकड़े मिले हैं। तो याद रखेंगे, तांबा के टुकड़े ज्यादा मिलने के कारण इस बनास आहार संस्कृति को तांबावती भी कहा जाता है। दूसरा है कायथा, जो मध्य प्रदेश में विकसित हुआ। यह हड़प्पा के संस्कृति के निकट समकालीन संस्कृतियों में एक से थी। यहाँ पे एक एरन अभिलेख पाया जाता है कायथा संस्कृति में, जहाँ पे सती प्रथा का प्रथम उल्लेख अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख है, ये भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये नोट में है। एक है मालवा संस्कृति। तो यह संस्कृति अपने मृदभांड उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मालवा संस्कृति में नवादा टोली में विभिन्न कृषि के फसलों का साक्ष्य मिला है। तो आप लोग इसको पॉइंट नोट करेंगे। आगे देखेंगे कि जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र में है, तो वहां पे जोरवे संस्कृति में दैमाबाद से भारी मात्रा में वस्तुएं मिली हैं। भारी मात्रा में क्या चीज की वस्तुएं मिली हैं आप लोग को ये पता करना है। तो आप लोग जो है यहाँ पे जो दैमाबाद में जो वहां पे कांसे की, जो तांबा और कांसे की संस्कृति मिली होगी, क्योंकि यह ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का भाग है। इस काल में एक इनाम गांव है, वहां पे ताम्रपाषाण काल का युग का सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। जोरवे संस्कृति का इनाम गांव ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। यहाँ मर्त्य देवी की प्रतिमा मिली है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला है कि 1200 BC से लगभग तक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां समाप्त हो चुकी थी।
लेकिन केवल जोड़वे संस्कृति ही 700 ईसा पूर्व तक जीवित रहा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिफोर क्राइस्ट जो होता है वो उल्टी दिशा में चलता है, तो सभी 1200 में समाप्त हो चुका था, लेकिन जोड़वे 700 ईसा पूर्व तक चलता रहा। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के विलुप्त होने के कारण बहुत कम वर्षा या सूखा पड़ना था, तो ये एक संस्कृति, ये एक लाइन का था। इससे क्वेश्चन नहीं बनता, इससे क्वेश्चन नवपाषाण काल पे बनता है या पूरा अप्रोच पे बनता है। तो पूरा अप्रोच पे क्वेश्चन हम जब टॉपिक तैयार करेंगे तब हम लोग लेके आएंगे। आप लोग लिखने की कोशिश करें, नवपाषाण काल में आए परिवर्तन मनुष्य के जीवन बदल दिया है, उसकी स्पष्ट करें, 200 शब्दों में लिखना है। नवपाषाण काल को आप लोग पढ़ें, उससे अपना पॉइंट जोड़े, ठीक है। बात है कि कल हम लोग, हमारे यहाँ जो 9 आदमी, हमको 9 या 10 आदमी शायद ऐसे ही कुछ आंसर राइटिंग लिख के भेजे हैं। सभी आदमी का लगभग उत्तर जो है भटका हुआ लग रहा है। कोई पूरा जो ऐतिहासिक जो मतलब साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत है सभी लिख दिए थे। तो उसमें आप लोग पहले क्वेश्चन को समझिए फिर पढ़िए। क्वेश्चन को कैसे समझना है इस पे भी हम सोच रहे हैं कि एक वीडियो बना ले, लेकिन तब पर भी आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। जितना ही डिमांड हो, जितना ही डिमांड हो उतना ही लिखिए। शब्द आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, 150 शब्द जरूरी नहीं है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐतिहासिक काल को समाप्त करते हैं। अब हम लोग चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर 2 नंबर पे। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता की कहते हैं। तो सिंधु एवं इसके सहायक नदी के क्षेत्र में सर्वप्रथम इस सभ्यता का पता लगने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता इसलिए क्योंकि सिंधु नदी के किनारे है, और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए क्योंकि सिंधु की बहुत सारी सहायक नदी की सभ्यता है, उसमें बसी हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता है। अब देखते हैं कि इसका प्रमुख केंद्र हड़प्पा था, और सबसे पहले हड़प्पा का खुदाई होने के कारण इसका नाम हड़प्पा का सभ्यता भी पड़ गया है। तो याद रखेंगे इसका जो 2 पॉइंट है। अब है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य कैसे बनाया जाता था इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में पश्चिम के भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो उद्भव कब हुआ था, तो ताम्रपाषाण काल में हुआ था, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ था। आप लोगों को पता होगा सिंधु नदी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या है। तो भौगोलिक विस्तार हम लोग लिखेंगे उत्तर में जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर, जिसे अखनूर जिला वर्तमान में है, चिनाब नदी के निकट। हम लोग लिखेंगे मांडा जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे। उसके बाद हम लोग दक्षिणी सीमा देखेंगे। दक्षिणी सीमा है दैमाबाद, नर्मदा नदी के किनारे, जो महाराष्ट्र में है, अहमदनगर जिला में। जो इसमें जो पूर्वी जो तट है, मतलब पूर्वी जो दिशा है, पूर्वी का जो छोर था, उसमें आलमगीरपुर जो मेरठ जिला है, हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी छोर जो है बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर, जो दासक नदी के किनारे है। तो ये हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है, जिसको हम चौहद्दी कहते हैं, वो चौहद्दी है यह। तो आप लोग इसको देखें। अब है कि रेडियो कार्बन 14 जैसे C14, ये पुरातात्विक जो उत्खनन होता है, जो सामान होता है, उसका जो जीवन काल पता लगाता है कि ये कब का है। तो रेडियो कार्बन 14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 BC से 1750 BC माना गया है। सभी किताब में इसका डेट अलग अलग होता है, लेकिन आप लोग ये मान के चलें, माना गया है। यह सभ्यता 2200 BC से लेकर के 2000 BC के मध्य अपने परिपक्व अवस्था में थी, अपने चरम अवस्था में थी। हड़प्पा का सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता तथा मिस्र की सभ्यता के समकालीन माना जाता है। पहले कहा जाता था कि जो वैदिक सभ्यता थी, उससे पहले भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता थी, लेकिन जब खोज किया गया 1921 में हड़प्पा को, तब पता चला कि भारत में एक प्राचीन काल में मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के समकालीन ही हड़प्पा सभ्यता है। तो याद रखेंगे इस चीज को। अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो बारी बारी से प्रमुख स्थल देखते हैं। पहला नंबर में हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा हड़प्पा में की गई थी। तो हड़प्पा की खुदाई किसने की है, तो दयाराम सहनी ने की है। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। पॉइंट याद रखेंगे।
हड़प्पा में स्थित 12 कक्ष वाला एक विशाल अन्नागार का अवशेष मिला है जो हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता है। तो इसको भी याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। उसके बाद देखेंगे हड़प्पा में एक कब्रिस्तान है जिसको R76 नाम दिया गया है। ये हाल ही में पूछा गया था एक एग्जाम में, यूपी के एग्जाम में, इसलिए इसको शामिल किया गया है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे हड़प्पा का जो विभिन्न अवशेष है उसमें सावधान पेटी है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जो दिखाता है कि उर्वरता देवी की पूजा की जाती थी, गेहूं तथा जौ के दाने का साक्ष्य मिला है, स्वास्तिक का चित्र मिला है जो स्वास्तिक इस तरह का होता है, स्वास्तिक इस तरह का होता है तो इसका चित्र भी मिला है। उसके बाद चक्र का संघ का बना बैल मिला है, पीतल का इक्का गाड़ी मिला है, ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा मिला है, तांबे का पैमाना इत्यादि मिला है जो है हड़प्पा सभ्यता का अवशेष माना जाता है। इसको आप लोग नोट करेंगे, पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में इनमें से क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। अब दूसरा बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मृतकोट का टीला होता है। तो यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर हड़प्पा था और दाहिने तट पर जो मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान के लकड़ाना जिले में स्थित है। इसका खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। किसका? मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया गया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता। अब देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक था। बाकी सभी हड़प्पा स्थल राजतंत्रात्मक माना जाता है, लेकिन मोहनजोदड़ो को जनतंत्रात्मक माना जाता है, ऐसा खोज में व्हीलर ने कहा है। तो व्हीलर की भी चर्चा आगे करेंगे, अभी तक ये पॉइंट लिखें। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है। मोहनजोदड़ो में भी एक विशाल अन्नागार मिला है। आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा में एक विशाल अन्नागार मिला है जो हड़प्पा सभ्यता का विशेषता है। मोहनजोदड़ो की विशेषता है कि विशाल स्नानागार, लेकिन मोहनजोदड़ो में अन्नागार की भी साक्ष्य मिले हैं, पाए गए हैं। अब तांबे और टीन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसा का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है जो द्रवी मोम विधि लॉस्ट वैक्स मेथड से बनी हुई है। तो तांबे कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति कहाँ पाई गई है? वो मोहनजोदड़ो में पाई गई है। और कांसे किस तरह से बनाए जाते थे? तांबे और टीन को मिला करके पाए जाते थे, बनाए जाते थे। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। तो आगे देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के अवशेष मातृ देवी की मूर्ति है, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य है, घोड़े का दांत है, मिट्टी के तराजू है और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ का मूर्ति है जो इसको कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। व्हीलर नहीं, स्टुअर्ट पिगट ने इसको जो है हड़प्पा सभ्यता काल को जो है अर्ध औद्योगिक नगर कहा है और उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक जो है साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा है, स्टुअर्ट पिगट। क्योंकि सिंधु नदी है, एक तरफ दाएं तट पर हड़प्पा है और बाएं तट पर और दाएं तट पर मोहनजोदड़ो है, तो दोनों को एक राजधानी कहा है, जुड़वा राजधानी, पिगट स्टुअर्ट ने। तीसरा है चुहंद्रो। इसकी खोज 1934 में की थी। कौन? एनजी मजूमदार। 1935 में अर्नेस्ट मैकेने के द्वारा किया गया था। दो आदमी मिलकर चुहंद्रो की खोज किए हैं। ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकड़ाना जिले में स्थित है। कौन? चुहंद्रो। यहाँ प्राप्त हड़प्पा संस्कृति के झूकर तथा झांगर संस्कृति कहते थे, उसका अवशेष पाया गया है। कहाँ से? चुहंद्रो से। तो पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में झांगर संस्कृति या झुक्कर संस्कृति का अवशेष किस स्थल से पाया गया है? तो चुहंद्रो से पाया गया है। चुहंद्रो के अवशेष में एकमात्र पूरा स्थल है जहां वक्राकार ईंटा मिला है, जो गोल प्रकार का ईंटा सिर्फ चुहंद्रो से प्राप्त हुआ है और कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो सामाजिक जीवन के जो जीवन होता है उस पर प्रकाश डालता है। मनके बनाने का कारखाना का उद्योग मिला है, कंघा का साक्ष्य मिला है, अलंकृत हाथी मिला है और 4 पहिए वाला गाड़ी का साक्ष्य चुहंद्रो से प्राप्त हुआ है। तो इतना बातें आप लोग चुहंद्रो में याद रखेंगे। आगे है कि चौथा पॉइंट राखी गढ़ी को देखेंगे। तो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज 1969 में सूरजभान के द्वारा किया गया था। नवीनतम शोध के अनुसार यह सिंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो याद रखेंगे, सिंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी को माना गया है अभी तक फिलहाल। पांचवा देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1961 में वीवी लाल एवं वीके थापर के द्वारा किया गया था।
कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, इसको याद रखेंगे। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यह पीटी में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जुते हुए साक्ष्य, खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कालीबंगा जो राजस्थान में है। कालीबंगा के अवशेष की बात करें तो यहाँ आयताकार 7 अग्नि वेदिका पाया गया है, कांच व मिट्टी की चूड़ियां पाई गई है, सिलवट्टा पाया गया है और बेलनाकार मूढ़े पाए गए हैं। तो इतना बातें आप लोग कालीबंगा में याद रखेंगे। छठा हम लोग देखेंगे बनवाली। बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1973-74 में RS विष्ट के द्वारा किया गया था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। जल निकास प्रणाली का यहाँ पे अभाव मिलता है। हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन के लिए बारे में जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। मिट्टी का बना हुआ हल अधिक मात्रा में मिला है, जौ के साक्ष्य मिला है, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, तांबे का वानाग्र मिला है और कांच और तांबे की चूड़ियां यहाँ पे प्राप्त हुई है बनवाली से। तो इसको याद रखेंगे। हम लोग बनवाली की चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आगे कि क्या क्या है। तो अगला है कि धौलावीरा, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने और 1990-91 में RS विष्ट के द्वारा किया गया था। यहाँ एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए सबसे ज्यादा कौन प्रसिद्ध है, तो धौलावीरा प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा। आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से हड़प्पा के 10 चिन्ह वाले बड़े आकार के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कहां से, धौलावीरा से। तो याद रखेंगे शिलालेख प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा लिपि में लिखा गया है, हड़प्पन लिपि में। हड़प्पन लिपि क्या है, इसकी बात हम आगे कर रहे हैं। अगला देखेंगे लोथल। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल, जिसकी खोज 1955 एवं 1962 में RS के राव के द्वारा किया गया था लोथल की खोज। तो देखते हैं लोथल के बारे में और बातें। लोथल सागर तट पर स्थित पश्चिम एशिया से व्यापार का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से फारस के सिक्के और पकी हुई रंग का प्राप्त हुआ है। यहाँ से यह एक बंदरगाह शहर था जो समुद्र के किनारे के तट पे था लोथल, इसलिए यहाँ से जो व्यापार होता था फारस के, इसलिए फारस का सिक्का भी यहाँ पे पाया गया है। और फारस में प्रयोग किया जाता था पके हुए रंग का, तो पके हुए रंग के पात्र भी प्राप्त हुए हैं लोथल से। यहाँ पर जहाजों के गोदी या डॉकयार्ड सबसे प्रमुख स्थल है लोथल में, जहाँ से विदेशों से व्यापार किया जाता था, अन्य देशों से। यहाँ के प्रमुख अवशेष देखेंगे लोथल का, जहाँ पे धान या चावल के अवशेष, बाजरे, घोड़े की मूर्ति, 3 युगल समाधि, दिशा मापक यंत्र, क्योंकि यह लोथल जो बंदरगाह था तो लोग जो है नाव से यात्रा करते थे, तो दिशा का जरूरत पड़ता होगा, इसलिए दिशा मापक यंत्र भी मिला है, मन का उद्योग मिला है, तांबे का कुत्ता मिला है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ये जो प्रमुख अवशेष है, अवशेष के देख करके आप लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन का पता लगा सकते हैं। अगला है कि सुरकोटदा। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ कब्रिस्तान से कलश एवं घोड़े का हड्डी का साक्ष्य मिला है। 10वां है रंगपुर, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भादर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1954 में RS राव द्वारा किया गया था। यहाँ पे चावल, बाजरा, ज्वार की खेती का साक्ष्य मिला है। अगला है कि रोपड़ पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 53 से 56 के बीच यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। यहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ये बार बार पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि रोपड़ कौन से स्थल में, हड़प्पा के कौन से स्थल में मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य जो है मिला है, तो रोपड़ में। अगला बात करेंगे दैमाबाद, जो महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से रथ चलाते मनुष्य, सांड, गैंडा की आकृति मिली है। सेंदव लिपि की एक मुहरे भी दैमाबाद से प्राप्त हुई है। अगला है 13 नंबर आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा यहाँ मृदवांड के मनके मिले हैं। इसको भी याद रखेंगे आलमगीरपुर। ये सब जो है सिर्फ आप लोग को लोकेशन पूछेगा किस जिले में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में, या किस नदी के किनारे, तो मेरठ नदी के। अगला है सुतका गेंडोर, जो पाकिस्तान के मकराना में बलूचिस्तान के निकट समुद्र तट के किनारे दशक नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1927 में RL स्टेन के द्वारा किया गया था, सुतका गेंडोर की। और लास्ट है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इसकी खोज 1983 में JP जोशी एवं मधुबाला के द्वारा किया गया था। तो आप लोग मांडा को याद रखेंगे, मांडा जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा थी। तो इसमें आप लोग इतना बातें को याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पाई लिपि क्या थी। तो इसकी लिपि, हड़प्पा लिपि, पिक्टोग्राफ
या चित्रात्मक थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आप लोग इसको याद रखेंगे। इस पद्धति को ब्रुस्टोफेडन पद्धति भी कहा गया है। और इस पद्धति में जो इसका जो पद्धति जो दिखा जाता है, इसका लेखन लिपि जो देखा जाता है, तो सबसे ज्यादा चित्र जो है चित्रात्मक था, भाव चित्रात्मक जिसको कहते थे। तो सबसे ज्यादा चित्र यू आकार का तथा मछली के प्रकार का प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे इसको। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। तो इसमें देखते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी जिसकी सबसे बड़ी विशेषता पर्यावरण अनुकूल तथा अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? जो पर्यावरण अनुकूल जो है उसका अद्भुत नगर नियोजन था और पर्यावरण अनुकूल जल निकास प्रणाली था, जो हड़प्पा नगर की नगर योजना की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर इसलिए काटती थी कि जब भी कोई हवा आए तो पूरा रास्ता को साफ करके चला जाए, ठीक है। तो इस तरह का एक ढांचा लगा गया था। सड़कें पूरा साफ साफ दिखते थे, समकोण पर काटे जाने के कारण सड़कें पूरा साफ होती थी। लगभग सभी नगरों को दो भागों में विभक्त किया गया था। ए, ऊंचे दुर्ग जहां पे शासक वर्ग निवास करते थे, और बी, आवास नगर या आवास क्षेत्र जहां पर सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक आदि निवास करते थे। अब देखते हैं कि सड़कों के किनारे नदियां ऊपर से ढकी होती थी। याद रखेंगे, कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी स्थलों पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है हड़प्पा में। अब देखते हैं कि हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी, ताकि इसका उद्देश्य जो है चोर, लुटेरे और जानवर से लोगों को बचाना था। याद रखेंगे, हड़प्पा काल में प्राचीर मतलब दीवार। अगला है कि घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुल करके गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल जो है, लोथल इसका अपवाद है, लोथल में मुख्य सड़क पर ही खुलती थी। मुख्य सड़क पर नहीं खुलने से मुख्य सड़क जो एकदम साफ सुथरा रहता था, जो समकोण में काटती थी हवा के द्वारा सभी नालियां सड़कें साफ होती थी, और नालियों को ग्रिड व्यवस्था के साथ इस सड़क के साथ जोड़ा गया था। ये नगर नियोजन की सबसे बड़ी विशेषता थी, जो आज के समय में नहीं अपनाए जाने के कारण ही जो बाढ़ की स्थिति बन जाती है अपना लोग को शहर में। अगर हड़प्पा काल का ही जो स्थिति ले लिया जाए तो बाढ़ की समस्या अपना लोग का दूर किया जा सकता है। तो यह प्रणाली हम लोग लगभग 3000 साल पहले देख चुके हैं। अगला है कि मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता की एक अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार, जो विशाल अन्नागार है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, लेकिन सबसे विशाल इमारत की बात करें तो सिंधु सभ्यता की अन्नागार है। तो याद रखेंगे। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी के जो प्राप्त अवशेष हैं उसके आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। समाज कई परंपरागत तौर पर पारिवारिक था, इससे पता चलता है। मातृ देवी की पूजा तथा मुहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था। कहने का मतलब है माता के सत्ता के आधार पर चलता था। जैसे हम लोग आंध्र सातवाहन वंश में देखते हैं कि जो सतकर्णी का जो वंश था, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, तो गौतमी उसकी माता का नाम था, उसका पुत्र था सतकर्णी, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था, तो वो मातृ सत्तात्मक शासन काल था, आंध्र सातवाहन काल। उसी तरह हड़प्पाई जीवन जो है मातृ सत्तात्मक हुआ करता था। समाज में विद्वान, पुरोहित, योद्धा और व्यापारी, श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। वहां पे जो आवास की संरचना थी, ऊंचे वर्ग में जो है शासक वर्ग रहते थे ऊपरी की टीलों में, और नीचे में जो है आम नागरिक का निवास करता था। हड़प्पा वासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। चुहंदरों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, जो भौतिक जो साज श्रृंगार है उसके ऊपर जो आदेश देता है, उसका संकेत देता है। अब हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन की बात करते हैं। तो हड़प्पा को राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं था, क्योंकि हड़प्पा वासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था भी वणिक अथवा व्यापारिक वर्ग में भूमिका थी। तो इसमें कुछ है नहीं। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक था, और व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोग शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसे धर्म की महत्ता थी। तो आप लोग इस दोनों का कोटेशन कर सकते हैं, बाकी कोई स्पष्ट लेख नहीं है।
उसके आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता उन्नति का प्रमुख कारण कृषि और व्यापार था। इस काल की अर्थव्यवस्था ही संचित कृषि अधिशेष, पशुपालन तथा विभिन्न प्रकार की दस्तकारियों में दक्षता और समृद्धि आर्थिक आंतरिक तथा विदेश व्यापार पर आधारित था। तो इसलिए आर्थिक जीवन है। सिंधु सभ्यता का जो व्यापार होता है केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता तथा मध्य एशिया से भी व्यापार किया जाता था सिंधु सभ्यता का। तो ये आर्थिक जीवन में इसका बहुत बड़ा स्थान है। सिंधु सभ्यता का जो है प्रमुख बंदरगाह जो आप लोग लोथल पढ़े हैं, लोथल के अलावा भी रंगपुर है, सुरकोटदा है, सुरकोटदा, प्रभास पाटन, ये 4 जो है बंदरगाह था। तो आप लोग इसको याद रखेंगे चारों को। हड़प्पा सभ्यता की माप दशमलव प्रणाली में थी और माप तोल की इकाई जो थी वो 16 के गुणांक में थी, जिसको हम लोग अभी 16 आना कहते हैं। तो 16 के गुणांक में मानी जाती है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। यूनानियों ने इसे सिंडोन या सिंडन नाम दिया है। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे। तो पूछा भी जाता है कि बार बार पीटी में कि सिंडोन जो कपास का पैदा करने का साग जो है सबसे पहले कहाँ पाया गया था, तो हड़प्पा सभ्यता में ही पाया गया था। जिसको ऐसा भी पूछा जाता है कि कपास को यूनानियों ने क्या कहा है, तो सिंडोन या सिंडन या सिंडोन भी कहते थे। आगे देखते हैं कि कृषि कार्य हेतु प्रस्तर या पत्थर एवं कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता था। इस सप्ताह में फावड़ा या फॉल नहीं मिला है। संभवतः यह लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। गुजरात के निवासी को हाथी पालते थे, इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और हड़प्पाई काल का जो है हम लोग धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो सिंधु निवासी ईश्वर की पूजा मानव के रूप में, वृक्ष के रूप में और पशु तीनों रूप में करते थे। इस सप्ताह के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। कुछ जगहों पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया गया है। अब देखते हैं कि विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य पूजा के लिए होता होगा, इसलिए विशाल स्नानागार का निर्माण किया गया है। कालीबंगा से प्राप्त अग्नि कुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि का स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती थी और स्वास्तिक और चक्र सूर्य की पूजा के प्रतीक थे। तो यह भी मान के चला जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति की तरह ही इसका पतन का कोई एक कारण नहीं है। जैसे इसकी उत्पत्ति के बहुत सारे कारण हैं, तो इसके पतन का भी कोई एक उत्तरदायी कारण नहीं है। अब देखते हैं कि इसके पतन का क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इस सभ्यता का जो प्राचीन अवशेषों से अध्ययन से पता चलता है कि अपने अंतिम समय में यह सभ्यता पतनोन्मुखी हो गई थी। द्वितीय सहस्त्राब्दी मतलब 2000 ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का विनाश हो गया था। इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ और यह धीरे धीरे मतलब क्रम के आधार पर पतन हुआ तथा यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यह भी एक पॉइंट है। अब देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित विद्वानों का मत क्या है। तो पहला है कि बाहरी एवं आर्यों का आक्रमण, जिसको गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने कहा है। बाढ़ पतन का कारण को जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और RS राव ने दिया है। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो RL स्टाइन और अमलानंद घोष ने कहा है। भूतात्विक परिवर्तन और जलपावन ने RM सहनी ने कहा है। प्रशासनिक शिथिलता जॉन मार्शल ने कहा है। और प्राकृतिक आपदा मलेरिया और महामारी KUR कनेडी ने कहा है। तो इतना आदमी को व्हीलर है, ये कोटेशन पूछा भी जाता है पीटी में बार बार, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो हम लोग इतना देखे हैं हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का जो पतन के कारण की चर्चा करें तो पतन के कारण की चर्चा, पतन का जो इतना कारण में से कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लेकिन उद्भव का कारण की बात करें तो उद्भव के कारण जो है नदी का जो विकास होना चाहिए, नदी के किनारे होता है। यहाँ पे जो है मिट्टी जो है उर्वरक थी, नदी के किनारे होने से मिट्टी उर्वरक थी। जहाँ पे यह सभ्यता विकसित हुआ वहाँ पे खनिज का प्रयोग था। खनिज के कारण यहाँ पे कांसे का मिला, जिससे यह लोग औजार बनाए और शिकार किए। उर्वरक होने के साथ साथ यह जो उर्वरता होने के कारण यहाँ पे जो है जो खाने का व्यवस्था हो गया, इसलिए यहाँ पे सभ्यता विकसित हुई और सुरक्षा भी था। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के शहरी नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। यह क्वेश्चन आप लोग लिख के भेजिए। और सिंधु सभ्यता के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारणों की समीक्षा कीजिए।
सिंधु सभ्यता की पतन के लिए प्राकृतिक कारण, सिंधु सभ्यता के पतन, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, पतन के लिए उत्तरदायी कारणों की समीक्षा कीजिए। इसको भी आप लोग 200 शब्द में लिखिए। अब हम एक बात बोलेंगे कि आप लोग नए आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। आप लोग को जो आंसर लिख के भेजना है तो आप लोग इस पे भेज सकते हैं। इस पे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे इस नंबर को सेव कर लीजिए, इस नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं उत्तर लिख करके। तो आप लोग क्लियर बीपीएससी देख रहे थे, इसी तरह पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। होगा तो आज या कल में करंट अफेयर बिहार स्पेशल का आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही था, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।